हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियोस। मित्रों, हम लोग अभी आपकी रिवीजन शुरू करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट में। आपका जो पेपर नंबर 6B है उसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और ये सारे वीडियोस जो है ये आपको जनवरी 2026 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। हम लोग रिवीजन की शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। चलो, अब इस पहले वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें रिवाइज करने वाले हैं उसका मैं ब्लूप्रिंट आपको पहले बता देता हूँ। वीडियोज़ आर एप्लीकेबल टू January 2026 exams. This is a full-fledged revision batch. Chapter number 1, Introduction to Strategic Management. This is video number 1. इस वीडियो में हम लोग चैप्टर के शुरुआत में जो की स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनको रिवाइज करेंगे। 1.1 इज इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन, छोटा सा पोर्शन है, उसको रिवाइज करेंगे। एंड देन द मेन हाईलाइट विल बी टॉपिक नंबर 1.2 विच इज मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हम लोग सबसे पहले रिवाइज करेंगे मीनिंग ऑफ द टर्म मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के मीनिंग, मैनेजमेंट का जो मीनिंग है वो दो हिस्सों में हमें समझना है। पहला, की ग्रुप ऑफ पीपल इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, यानी मैनेजमेंट का पहला मतलब हो गया की ग्रुप ऑफ पीपल मीन्स ह्यूमन बीइंग्स इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, यानी जो बिजनेस के डेली डिसीजंस को फाइनलाइज करते हैं। और मैनेजमेंट का दूसरा मतलब हुआ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस, यानी ये जो की ग्रुप ऑफ पीपल है, ये जो काम करते हैं उसे कहा जाता है सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस। दूसरा टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी ये जो मैनेजमेंट की प्रोसेस है इसका नेचर क्या है, किस तरीके से काम किया जाता है। एंड टॉपिक नंबर 3 में हम रिवाइज करेंगे डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो कुल मिलाकर की स्टेटमेंट्स, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हम वीडियो नंबर 1 में कवर करने वाले हैं। आ जाओ। अब ये की स्टेटमेंट्स मैं क्यों पढ़ाता हूँ, जनरली लोग नहीं पढ़ते, लेकिन मैं सेफ सिक्योर साइड में आपको रखना चाहता हूँ, ताकि अगर गलती से भी इंस्टीट्यूट की इच्छा हो गई और इंस्टीट्यूट ने कभी आपको एमसीक्यूज में ये चीज़ें पूछ ले तो आपके दिमाग में ये सारी टेक्स्ट प्रेजेंट होनी चाहिए। इसीलिए मैं एक फॉर्मेलिटी के तौर पर इसे पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहला की स्टेटमेंट क्या होता है, द कंपनी विदाउट अ स्ट्रैटेजी इज विलिंग टू ट्राई एनीथिंग, यानी माइकल पोर्टर भाई साहब क्या कह रहे हैं, जिस भी कंपनी के पास स्ट्रैटेजी नहीं है वो अंधाधुन कुछ भी काम करने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि उनके पास कोई विजन नहीं होता है, उनको पता नहीं होता है कि क्या करने से हमें सक्सेस मिलने वाला है। तो इसीलिए माइकल पोर्टर भाई साहब ने एक सेंटेंस में स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंस यहाँ पे बता दिया। द कंपनी विदाउट अ स्ट्रैटेजी इज विलिंग टू ट्राई एनीथिंग, यानी उसके पास कोई विजन नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई प्लान नहीं होता। की स्टेटमेंट नंबर 2, strategy is not the consequence of planning but the opposite, it's the starting point। ये किसने कहा है, हेनरी मिन्सवर्क भाई साहब ने। यानी स्ट्रैटेजी का मतलब उन्होंने बता दिया, भाई साहब ये जो स्ट्रैटेजी है ना ये प्लानिंग प्रोसेस का कॉन्सिक्वेंस नहीं है, यानी आउटकम नहीं है, एंड पॉइंट नहीं है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी जब भी आप प्लानिंग की प्रोसेस शुरू करोगे तो आपका स्टेज 1 हमेशा होगा स्ट्रैटेजी बनाना, यानी पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी बनाएंगे। उसके बाद में फिर उस स्ट्रैटेजी के लिए डिटेल प्लानिंग करेंगे और स्टेप्स फाइनलाइज करेंगे कि हमें ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से इंप्लीमेंट करनी है, एग्जीक्यूट करनी है, मॉनिटर करनी है, और इस स्ट्रैटेजी से हमें कौन से आउटकम चाहिए। तो इस तरीके से ये 2 की स्टेटमेंट्स हमारे हो गए समाप्त। अब आप चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन पढ़िए, बस ये 2 पॉइंट्स में आपका इंट्रोडक्शन समाप्त होने वाला है। ये आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, और ये इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पर चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, इसीलिए आपको पढ़ना है। इसमें से कोई सवाल आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। दिस चैप्टर इज एन अटेम्प्ट। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे मैंने ये जितने भी मेरे बुक है, जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए, ये कंप्लीट मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के बेसिस के ऊपर तैयार किए। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए रेफरेंस क्रिएट कर दिया कि ये इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कौन से एडिशन में कौन से पेज नंबर में दिया गया है, ताकि जो भी बच्चे इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल रेफर करके पढ़ रहे हैं उन्हें टॉपिक ढूंढने में और समझने में और पढ़ने में आसानी जाए। तो जिन बच्चों के पास मेरे ये वाले नोट्स नहीं हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो यूट्यूब पर ये वीडियोस देख रहे हैं उनके पास ये नोट्स नहीं होंगे, तो आप लोग डायरेक्टली ICAI का मॉड्यूल रेफर करके इस पोर्शन को पढ़ सकते हो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट नंबर 1, दिस चैप्टर is an attempt to highlight the concepts and
सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यानी हमारे इस चैप्टर का पूरा फोकस क्या रहने वाला है, कॉन्सेप्ट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नाम का जो टॉपिक है उसके कॉन्सेप्ट्स और उसका सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस क्या होता है बिजनेस वर्ल्ड में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से, वो हमें पढ़ना है। विथ इंक्रीज्ड कंपटीशन, यानी अभी ये करंट सिनेरियो की बात हो रही है। आज के समय में मार्केट में कंपटीशन बहुत है, एक ही प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करने वाले बहुत सारे अलग अलग बिजनेस कॉम्पिटिटर्स प्रेजेंट है, यानी बिजनेस हाउसेस प्रेजेंट है। विथ इंक्रीज कंपटीशन बिजनेस मैनेजमेंट हैज एक्वायर्ड अ स्ट्रेटेजिक डायमेंशन। स्ट्रेटेजिक डायमेंशन यानी क्या, कि हमें मार्केट में हर बार अपना ही प्रोडक्ट सेल होना चाहिए, इस तरीके से तैयारी करनी है। मेरे जैसा प्रोडक्ट या सर्विस बेचने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन मुझे क्या चाहिए, जब भी कस्टमर मार्केट में जाए तो वो केवल और केवल मेरा ही प्रोडक्ट खरीदे। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में हमेशा मेरे प्रोडक्ट या सर्विस की ही जीत होनी चाहिए। इसे कहा जाता है स्ट्रेटेजिक डायमेंशन। विथ इंक्रीज्ड कंपटीशन बिजनेस मैनेजमेंट हैज एक्वायर्ड अ स्ट्रेटेजिक डायमेंशन। अब ये जो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन का मैंने आपको मतलब बताया, ये जो मतलब है ये केवल और केवल सेल्स से रिलेटेड, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत अलग अलग फ्रंट्स के ऊपर काम करती है, जैसे कस्टमर रिलेशनशिप हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया। तो मार्केट में एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम करती है वो अपने कॉम्पिटिटर से सबसे बेहतर तरीके से करे, हमेशा उसको हर एक डायमेंशन के ऊपर अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा परफॉर्म करना है, यानी जीतना है। इस जीतने की भावना को बिजनेस की दुनिया में स्ट्रेटेजिक डायमेंशन कहा जाता है। All executives and professionals, including chartered accountants, working towards the growth of business, must possess sound knowledge of concepts of strategic management. अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि भाई साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जैसे कि आप अगर अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सिलेबस देखो तो उसमें आपको जीएसटी मिलेगा, इनकम टैक्स मिलेगा, अकाउंटिंग का नॉलेज मिलेगा, ऑडिटिंग का नॉलेज मिलेगा, कंपनी लॉ का नॉलेज मिलेगा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स का नॉलेज मिलेगा जो किसी भी बिजनेस हाउस से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर उसे इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करनी है तो उसे इनकम टैक्स का नॉलेज चाहिए, अगर उसको जीएसटी में कंसल्टेंसी या कंप्लायंस ऑफिसर बनना है तो उसे जीएसटी का नॉलेज चाहिए, बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेशन का नॉलेज चाहिए। तो आपको जिस फील्ड में भी काम करना है उस फील्ड का नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपको हायर मैनेजमेंट में जाना है, जैसे कि एमबीएज होते हैं जो डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे जाते हैं, मैनेजरियल पोजीशन पे जाते हैं, सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक बन सकते हैं। तो अगर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप इस दुनिया में जाना चाहते हो, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग की दुनिया में जाना चाहते हो, तो बेसिकली आप क्या काम करते हो, आप काम करते हो टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। जो भी मैनेजर्स होते हैं, जो भी आपके सीईओज होते हैं, सीएफओज होते हैं, सीओओज होते हैं, तो इनका मेन पर्पस क्या होता है, कॉस्ट को कम से कम करो और बिजनेस का रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करो, शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ाओ, बेसिकली बिजनेस को ग्रो करो। तो अगर ग्रोथ ऑफ बिजनेस वाले रोल में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको काम करना है तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स का आपको साउंड नॉलेज होना चाहिए। This chapter is an attempt to highlight concepts and significance of strategic management. With increased competition, business management has acquired a strategic dimension. All executives and professionals, including chartered accountants, working towards the growth of the businesses must possess sound knowledge of concepts of strategic management. इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपके इंटरमीडिएट लेवल पे आपको ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला सब्जेक्ट दिया गया है, ताकि मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग यानी जो एमबीए वाले लोग काम करते हैं उसका नॉलेज भी आपको हो और इंडस्ट्री में आप डिसीजन मेकिंग लीडरशिप रोल में अच्छे से सूट अप कर सको। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बेसिक आपका इंट्रोडक्शन फॉर चैप्टर नंबर 1। अब हम आते हैं टॉपिक नंबर 1.2 पर, जिसकी रिवीजन हमें करनी है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। टॉपिक का नाम है मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब इसमें हमें 3 बातें पढ़नी है। पहली कौन सी, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ द टर्म मैनेजमेंट। उसमें हमें पता चल गया कि भाई साहब मैनेजमेंट ये जो टर्म है इसको हमें 2 हिस्सों में समझना है। पहला की ग्रुप ऑफ पीपल इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स और दूसरा सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस। जब हम मैनेजमेंट व इस टर्म का मीनिंग अच्छे से समझ लेंगे उसके बाद फिर सब टॉपिक नंबर 2 में हमें समझेगा कि मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट हमें समझने में आसानी जाएगी। और एट द एंड ऑफ द टॉपिक हमें पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट।
तो देखो दोस्तों, टॉपिक नंबर 1, मीनिंग ऑफ द टर्म मैनेजमेंट। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यानी स्ट्रेटेजिक, अब यहाँ पर केवल मैनेजमेंट के ऊपर फोकस है। ये जो पूरा वर्ड है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसके दो हिस्से हैं, पहला स्ट्रेटेजी और दूसरा मैनेजमेंट। तो अभी हमारा जो फोकस रहेगा वो पूरा का पूरा रहेगा मैनेजमेंट वाले पोर्शन को समझने में। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यानी कंप्लीट सेगमेंट को, कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वी नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म मैनेजमेंट। यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें इसे दो हिस्सों में समझना पड़ेगा, और सबसे पहले मैनेजमेंट वाले पोर्शन यानी मैनेजमेंट वाला जो टर्म है उसका मीनिंग समझना पड़ेगा। द टर्म मैनेजमेंट इज यूज्ड इन टू सेंसेस। अब जब भी हम हमारे बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ये जो मैनेजमेंट है इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला, की ग्रुप ऑफ पीपल इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, यानी की ग्रुप ऑफ पीपल यानी कौन होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं जो मैनेजर या डिसीजन मेकिंग पोजिशन में होते हैं। द टर्म मैनेजमेंट इज यूज विथ रेफरेंस टू अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। द टर्म मैनेजमेंट इज यूज्ड विथ रेफरेंस टू की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, यानी उनके पास डिसीजन मेकिंग की फाइनल अथॉरिटी होती है। इन रिलेशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन, अब यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, गवर्नमेंट, एनजीओ, सारे प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस को कवर किया गया है। इन रिलेशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इज द चीफ ऑर्गन, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जो होता है वो मेन लोग होते हैं, द चीफ ऑर्गन। विदाउट मैनेजमेंट दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट परफॉर्म, कैन नॉट एग्जिस्ट। In relation to an organization, management is the chief organ entrusted with the task of making it a purposeful and productive entity by undertaking the task of bringing together and integrating the disorganized resources of manpower, money, material, and technology, which are then combined into a functioning whole. This point is very very important. यहाँ पर आपको पूरे के पूरे मैनेजमेंट का सिनेरियो बता दिया है। सबसे पहली बात आपको क्या बताई है यहाँ पर, देखो भाई साहब, ये जो मैनेजमेंट है ना, ये क्या होता है, ये होता है चीफ ऑर्गन, सबसे मेन लोग होते हैं। इनके ऊपर जिम्मेदारी क्या होती है, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज एंट्रस्टेड ऑन देम। एंट्रस्टेड का मतलब क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी दी है इन लोगों के पास। तो भाई साहब, एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ मेकिंग इट अ पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी। मैनेजमेंट का काम क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी बनाना होता है, यानी प्रॉफिटेबल बनाना होता है, उसके एग्जिस्टेंस को मतलब प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैनेजमेंट है ये तो चीफ ऑर्गन है, इनके ऊपर जिम्मेदारी क्या है, मेकिंग इट अ पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी कैसे बनाया जाता है, बाय अंडरटेकिंग the task of bringing together and integrating the disorganized resources of manpower, money, material and technology। चार प्रकार के resources होते हैं, कौन से, manpower, money, material and technology। मैनेजमेंट का काम क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, चीफ ऑर्गन, उसका जिम्मेदारी क्या होती है उनके ऊपर, टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी। पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिवनेस लाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, जितने भी रिसोर्सेस है जो स्कैटर्ड होते हैं उन्हें कहा जाता है मैन पावर, मनी, मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी। इन डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना होता है एंड देन उन्हें इंटीग्रेट करके एक पूरी की पूरी सिस्टम यानी इकोसिस्टम बनानी होती है। In relation to an organization, management is the chief organ entrusted with the task of making it a purposeful and productive entity by undertaking the task of bringing together and integrating the disorganized resources of manpower, money, material and technology, which are then combined into a functioning whole। यानी मैनेजमेंट क्या होता है, उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी होती है और उनका टास्क क्या होता है, ये पॉइंट नंबर 2 में 3 बातें हमें बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट, एन ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स अ यूनिफाइड फंक्शनिंग सिस्टम। अब यहाँ पर फंक्शनिंग होल यानी क्या होता है, यूनिफाइड फंक्शनिंग सिस्टम। दोनों एक ही चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन शब्द उनके अलग अलग हैं। An organization becomes a unified functioning system when management systematically mobilizes and utilizes the diverse resources efficiently and effectively। जो बात यहाँ पर कही गई है उसी को समराइज करके स्पेसिफिक लैंग्वेज में यहाँ पर बताया गया है। An organization becomes a unified functioning system when management systematically mobilizes and utilizes the diverse resources efficiently and effectively। तो ये जो disorganized resources होते हैं, मनी,
कौन से रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास? मैन पावर, मनी, मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी। इन्हें क्या करना होता है? इन्हें मोबिलाइज करना होता है, यानी ऑर्गेनाइज करना होता है, इन्हें यूटिलाइज करना होता है। किस तरीके से? एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ताकि हमारा जो विजन है उसे हम फुलफिल कर सके। तो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 एक ही बात को बता रहे हैं। The survival and success of an organization depends to a large extent on the competence and character of its management। अब यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, हमें ये भी बात पता चल गई कि भाई साहब मैनेजमेंट जो होता है वो चीफ ऑर्गन होता है, और उसके ऊपर जिम्मेदारी क्या होती है? टू मेक इट अ पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी। यानी पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? सर्वाइवल एंड सक्सेस। पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी का मतलब क्या हो गया? द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सक्सीड इन व्हाट इट इज ट्राइंग टू अचीव। The survival and success of an organization depends to a large extent on the competence and character of management। अब यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन अब यहाँ पर एक मैनेजमेंट सही तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन को पर्पसफुल या प्रोडक्टिव एंटिटी बना सकती है या नहीं बना सकती है, इसी को यहाँ पर कहा गया है कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के पास कॉम्पिटेंस होना चाहिए और कैरेक्टर यानी एथिकल बिहेवियर होना चाहिए। क्या करने के लिए? टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग मनी, मैन पावर, मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है। मैनेजमेंट हैज टू ऑल्सो फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड एडाप्टेशन फॉर इफेक्टिव इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर हमें बताया गया मैनेजमेंट क्या होती है, उसके रोल्स एंड फंक्शंस बताए गए हैं। मैनेजमेंट क्या होती है? chief organ entrusted with the task of making it a purposeful and productive entity, organize the resources in a systematic manner। उसके बाद में आपको resources को mobilize करना है, utilize करना है efficiently and effectively। ठीक है। उसके बाद सर्वाइवल एंड सक्सेस जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो डिपेंड करेगा मैनेजमेंट के कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर के ऊपर। एंड मैनेजमेंट का सबसे मेन काम क्या होता है भाई साहब? इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ आपको इंटरैक्ट हमेशा करते रहना पड़ेगा जब तक आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है। तो यहीं पर लास्ट वाला पॉइंट आपका रिलेवेंट होता है, interaction with the business environment। management has to also facilitate organizational change and adaptation। अब ये organizational change जो है वो internal environment में भी हो सकता है, external environment में भी हो सकता है, and adaptation। तो जो भी change होगा आपके business scenario में उसको आपको adopt करके चलना पड़ेगा for effective interaction with the environment। अब यहाँ पर जब environment word आता है तो इसमें दोनों environment include किए जाते हैं। business में इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। तो दोस्तों इस तरीके से पहला वाला पोर्शन हमारा रिवाइज हो चुका है। अब हम आते हैं दूसरे मीनिंग के ऊपर। द टर्म मैनेजमेंट The term management is used in two senses, such as key group of people in charge of its affairs and set of interrelated functions and processes। अब यहाँ पर मैनेजमेंट का जो बातें हमने देखी थी ना, मोबिलाइजिंग एंड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूजिंग मनी, मैन पावर, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, वही बातें आपको यहाँ पर बताई गई है सही तरीके से। Set of interrelated functions and processes। The term management is also used with reference to a set of interrelated functions and processes carried out by the management of an organization, the key group of individuals mentioned in point 1 to attain its objectives। ठीक है, यहाँ पर पूरी बातें कवर की गई है। These functions include, यानी मैनेजमेंट के फंक्शंस में कौन से फंक्शंस इंक्लूड किए जाते हैं? पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोल। कुल मिलाकर मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा डायरेक्टिंग, चौथा स्टाफिंग एंड पांचवा कंट्रोल। द फंक्शंस और सब प्रोसेसेस ऑफ मैनेजमेंट आर वाइड रेंजिंग बट क्लोजली इंटर रिलेटेड। ये वाइड होते हैं लेकिन सबका एक दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशन, इंटर रिलेशन होता है। The functions or sub-processes of management are wide-ranging but closely interrelated। They range all the way from determination of the goals, design of the organization, mobilization and acquisition of resources, allocation of tasks and resources among the personnel and activity units, and installation of control system to ensure that what is planned is achieved। अब यहाँ पर आपको पढ़ते आना चाहिए मॉड्यूल, क्योंकि मॉड्यूल में क्या होता है, बहुत सारा डेटा दिया हुआ है और उस डेटा का मीनिंगफुली ऑर्गेनाइज। जैसे आप मॉड्यूल खोल के देखोगे तो ये ऐसा मॉड्यूल में आपको पॉइंट वाइज नहीं मिलेगा, आपको मॉड्यूल में केवल पैराग्राफ फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो ये सब कुछ मैंने पढ़ा है, उसके बाद में फिर उनको
अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज ऑर्गेनाइज किया है ताकि हम एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से रिलेशन एस्टैब्लिश करके लॉन्ग टर्म के लिए सारी बातें, जब तक हमारी एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाती, हम लोग पास नहीं हो जाते, हमारे दिमाग में फिट रहनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, दिस फंक्शंस इंक्लूड, प्लानिंग का मतलब क्या हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ द गोल्स। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हो गया, डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग का मतलब क्या हो गया, मोबिलाइजेशन एंड एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज। स्टाफिंग का मतलब क्या हो गया, एलोकेशन ऑफ टास्क एंड रिसोर्सेज अमॉन्ग द पर्सनल एंड एक्टिविटी यूनिट्स। एंड कंट्रोल का मतलब क्या हो गया, इंस्टॉलेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम टू एंश्योर दैट व्हाट इज प्लान्ड इज अचीव्ड। तो इस तरीके से आपको पढ़ते आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दो प्रकार के मतलब हमने रिवाइज किए हैं मैनेजमेंट इस टर्म के। पहला, की ग्रुप ऑफ पीपल इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। दूसरा, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। अब पॉइंट नंबर 2, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ये जो मैनेजमेंट की प्रोसेस है, इसका नेचर किस तरीके का होता है। मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस। आप बिजनेस के इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी फैक्टर्स है, उन पर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश करते हो। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन, to gain command over phenomena, to induce and direct events and people in a particular manner. As a business house हमारा एक विजन होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, हम अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं टू मेक थिंग्स हैपन, यानी टू मोबिलाइज एंड यूटिलाइज द रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, टू गेन कमांड ओवर फिनोमेना, यानी हमें सर्वाइव करना है एंड सक्सेसफुल होना है ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में, एंड टू इंड्यूस एंड डायरेक्ट इवेंट्स एंड पीपल इन अ पर्टिकुलर मैनर। यानी हमेशा स्ट्रेटेजिक डायमेंशन की हमने पॉइंट नंबर 1 में जो बात की थी यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पोर्शन में, तो बेसिकली मार्केट में जो भी इवेंट्स होंगे वो हमारे फेवर में ही हमें किस तरीके से यूटिलाइज करने हैं, ये बात। तो मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन्स, मीन्स टू मोबिलाइज एंड डायरेक्ट रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, टू गेन कमांड ओवर फिनोमेना, यानी हमें मार्केट में सर्वाइव करना है एंड सक्सेसफुल होना है, एंड टू इंड्यूस एंड डायरेक्ट इवेंट्स एंड पीपल इन अ पर्टिकुलर मैनर। मार्केट में जो भी इवेंट्स होंगे उन्हें हमें अपने फेवर में कैसे यूटिलाइज करना है, इस स्ट्रेटेजिक डायमेंशन के बारे में हमेशा सोचते रहना। अब ये जो इन्फ्लुएंस है, इस इन्फ्लुएंस को आप क्रिएट कैसे करोगे। इन्फ्लुएंस इज बैक्ड बाय पावर, कॉम्पिटेंस, नॉलेज एंड रिसोर्सेज। अब यहाँ पर पावर का मतलब क्या, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आपके पास होने चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटेंस मतलब क्या, आपके पास आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होने चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, रिसोर्सेज होने चाहिए। तो इन्फ्लुएंस इज बैक्ड बाय पावर, कॉम्पिटेंस, नॉलेज एंड रिसोर्सेज। अगर ये 4 चीजें किसी भी मैनेजमेंट पर्सनल के पास नहीं है तो वो इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं कर पाएगा, या अगर इन्फ्लुएंस क्रिएट किया भी तो बहुत कम प्रोपोर्शन में इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाएगा। तो ये 4 पिलर्स होते हैं मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस को क्रिएट करने के लिए, पावर, कॉम्पिटेंस, नॉलेज एंड रिसोर्सेस। मैनेजर्स फॉर्म्यूलेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब यहाँ पर मैनेजरियल पर्सन का काम क्या होता है। मैनेजर्स फॉर्म्यूलेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, वैल्यूज एंड स्ट्रेटेजीज to cope with, to adapt and to adjust themselves with the behavior and changes in the environment। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा हुआ है। मैनेजमेंट has to also facilitate organizational change and adaptation for effective interaction with the environment। मैनेजर लोग क्या करते हैं, मैनेजर्स formulate organizational goals, values and strategies to cope with, to adapt and to adjust themselves with the behavior and changes in the environment। जब भी हम यहाँ पर strategic management में environment की बात करेंगे तो हमारे पास internal and external business environment दोनों के बारे में हमें सोचना है। तो दोस्तों, नेचर ऑफ मैनेजमेंट किस तरीके का है। मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन, टू गेन कमांड ओवर फिनोमेना, टू इंड्यूस एंड डायरेक्ट इवेंट्स एंड पीपल इन अ पर्टिकुलर मैनर। इन्फ्लुएंस इज बैक्ड बाय पावर, कॉम्पिटेंस, नॉलेज एंड रिसोर्सेज। मैनेजर्स formulate organizational goals, values and strategies to cope with, to adapt and to adjust themselves with the behavior and changes in the environment। नंबर 3, पॉइंट नंबर 3,
Definition of strategic management. The strategic management process is the set of activities that firm managers undertake to put their firms in the best possible position to compete successfully in the marketplace. Strategic management process. अब हमें completely strategic management process के बारे में overview दिया जा रहा है यहाँ पर. The strategic management process is the set of activities. Strategic management process क्या होती है? सेट ऑफ एक्टिविटीज होती है, यानी एक से ज्यादा फंक्शंस यहां पर होते हैं. कौन से फंक्शंस? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोल. These are the set of activities that firm managers undertake to put their firm in the best possible position to compete successfully in the marketplace. Strategic management is made up of several distinct activities. Developing the firm's vision and mission means planning, strategic analysis, developing objectives, creating, choosing and implementing strategies, and measuring and evaluating performance, यानी control. तो planning, directing, staffing, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोल, इन्हीं चीज़ों के बारे में 1 2 3 4 5 बातें यहाँ पर कही गई है. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज मेड अप ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज. प्लानिंग में क्या होता है? डेवलपिंग फर्म्स विजन एंड मिशन. ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? स्ट्रैटेजिक एनालिसिस. डायरेक्टिंग में क्या होता है? डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स. देन नेक्स्ट क्या था हमारा? स्टाफिंग एंड कंट्रोल. स्टाफिंग में क्या होता है? क्रिएटिंग, चूजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज. एंड कंट्रोल में मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस. तो इस तरीके से डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, ये पॉइंट नंबर 1 में आपकी डेफिनेशन दी गई है. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट फर्म मैनेजर्स अंडरटेक टू पुट देयर फर्म्स इन द बेस्ट पॉसिबल पोजीशन टू compete सक्सेसफुली इन द मार्केट प्लेस. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज मेड अप ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज. अब ये जो एक्टिविटीज यहाँ पर बात की गई है वो कौन सी है? Planning, organizing, directing, staffing and control, determination of goals, design of the organization, mobilization and acquisition of resources, allocation of tasks and resources among the personnel and activity units, installation of control system to ensure that what is planned is achieved. Developing the firm's vision and mission, strategic analysis, developing objectives, creating, choosing and implementing strategies, and measuring and evaluating performance. तो मित्रों, इस तरीके से हमारा टॉपिक नंबर 1.2 भी कंप्लीटली रिवाइज हो जाता है. आई होप कि आपको ये जो स्टडी मटेरियल है ऑन स्क्रीन आपको दिख रहा है और अच्छी क्लैरिटी आपको इस स्टडी मटेरियल से मिल रही है. और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का आपका जनवरी 2026 में जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको सही तरीके से रिवीजन गाइडेंस इन वीडियो से मिलने वाला है. ठीक है दोस्तों, अब अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा हमारा वीडियो नंबर 2. और वीडियो नंबर 2 में हम टॉपिक नंबर 1.3 को कंप्लीटली रिवाइज करेंगे. टॉपिक नंबर 1.3 हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी. ये ICAI के मॉड्यूल में जुलाई 2024 का एडिशन है जो आपको जनवरी 2026 की एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होने वाला है. उसके पेज नंबर 1.4 से लेकर 1.7 तक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा. आप वहां से रेफर कर सकते हो. चलो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर और सही तरीके से पढ़ाई करिए.